नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज का हमारा पहला किस्सा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जीवन से जुड़ा है। आज ही के दिन साल 1907 को उनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। आज उनकी 114वीं जयंती है। आज इस मौके पर डॉक्टर हरिवंश राय के जन्मदिन पर उनके बेटे अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किया है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर, उनकी जीवनी पर और उनके इतिहास पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की 114वीं जयंती है। आज ही के दिन साल 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के गांव बापूपट्टी में इनका जन्म हुआ था। वे एक भारतीय कवि थे जो 20वीं सदी में भारत के सर्वाधिक प्रशंसित हिंदी भाषी कवियों में से एक थे। इनकी साल 1935 में प्रकाशित हुई कविता मधुशाला ने उन्हें प्रशंसकों की एक फौज तैयार करके दे दी थी। उनकी दिल को छूने वाली काव्य शैली वर्तमान समय में हर उम्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया है। इनके पिता का नाम नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें बच्चन कहकर पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। बच्चा यानी संतान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन उनके ग्राम बापूपट्टी में ही बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने के वाले नाम की वजह से उनका सरनेम बाद में बच्चन हो गया। इस महान साहित्यकार की शुरुआती शिक्षा अपने जिले के प्राथमिक स्कूल से हुई थी। उसके बाद कार्यस्थल पाठशाला में उर्दू की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। उनकी खानदान की परंपरा भी थी और कानून की पढ़ाई के लिए इसे पहला कदम भी माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से अपनी पीएचडी की शिक्षा पूरी की। साल 1955 में इंग्लैंड से हरिवंश राय बच्चन के वापस आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हुए कविता लिखना जारी रखा। उसके कुछ समय बाद वो दिल्ली चले गए। वहां उन्हें भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ 10 सालों तक वो विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे। उन्हें लिखने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने कवि उमर खयाम की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। युवाओं में काफ़ी पसंद किया गया था उन्हें इनकी कविताओं की वजह से। इसी बात से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कई मौलिक कृतियाँ और भी आगे लिखना शुरू किया, जिनमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि जैसी कृतियाँ शामिल हैं। उनके इस सरसता वाले काव्य लेखन को इस महान कवि ने गीतों के लिए आत्मपरकता, निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में निशा निमंत्रण, मिलन, यामिनी, धार के इधर उधर आदि अग्रणी है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन, दो चट्टाने और आरती और अंगारे इत्यादि बच्चन की इन मुख्य कृतियों को लोगों ने बहुत पसंद किया। बच्चन साहब एक कवि के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अपनी कविता मधुशाला की वजह से हुए। साल 1968 में अपनी रचना दो चट्टाने कविता के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन का कमल पुरस्कार से भी सम्मान किया गया। इनकी सफल जीवकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीदा का निमन, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक
के लिए बिड़ला फाउंडेशन की ओर से सरस्वती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। साल 1976 में उनके हिंदी भाषी के विकास में अभूतपूर्व योगदान की वजह से उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन मोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की उम्र में 18 जनवरी साल 2003 को मुंबई में इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल 2003 में इनका निधन हो गया। आज भी उन जैसी शख्सियत को भुला पाना बहुत मुश्किल है। अपनी कविताओं की वजह से आज भी वो युवाओं में विख्यात हैं। आइए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इतिहास की वो शख्सियत है जिन्हें उनकी हिंदी के लिए याद किया जाता है। हिंदी में किए गए उनके योगदानों की वजह से उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। मधुशाला, दो चट्टानें और मधुबाला उनकी प्रमुख कृतियां थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है नोबेल पुरस्कार की स्थापना से। आज ही के दिन साल 1895 को नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। मौत का सौदागर कहे जाने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना के जनक माने जाते हैं। कहा जाता है इसकी स्थापना उनकी वसीयत के आधार पर की गई थी। जी हाँ, उनकी वसीयत के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए एक नज़र डालते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना पर। आज ही के दिन साल 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेस्टर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 21 अक्टूबर साल 1833 को हुआ था। इनके पिता का नाम इमानुएल नोबेल था, जो कि दिवालिया होने के बाद साल 1842 में नोबेल सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी मां आद्रियता अहेलसेल के साथ नाना के घर सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान, स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा सीखी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम आज 355 पेटेंट हैं, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा याद रखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनका नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर डायनामाइट बनाने की फैक्ट्री खोली। 20 से ज़्यादा देशों में ये फैक्ट्रियां थी। वो लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। इस वजह से लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। कहा जाता है कि डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होता देख अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने अपनी वसीयत में मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए लोगों को अपनी वसीयत में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 27 नवंबर साल 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी। इसी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई। साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। आज ही के दिन मौत का सौदागर कहे जाने वाले अल्फ्रेड जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने इसकी आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल बेसिकली जो डायनामाइट है उसके आविष्कारक माने जाते हैं। उन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की खोज की थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है भारत के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह से। वीपी सिंह जिन्होंने जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। 27 नवंबर 2008 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ सिंह का आज ही के दिन निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। 31 दिसंबर साल 1984 को वीपी सिंह राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने विदेशी बैंक में भारतीयों के जमा धन की जांच कराने के लिए फेयर फैक्ट की मदद ली थी। इसी बीच साल 1987 में स्वीडन ने बोफोर्स तोप सौदे में दलाली की खबर प्रकाशित की थी। इसमें उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम था। संसद में हंगामा हुआ। इस मुद्दे को खुद वीपी सिंह भी उठाने से पीछे नहीं हटे। नतीजा ये हुआ कि वीपी सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
इस घटना के बाद राजीव गांधी की सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाई और गिर गई। साल 1989 के लोकसभा बीजेपी और लेफ्ट की मदद से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वो राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वो साल 1947 और 48 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष भी रहे थे। साल 1955 में उनका विवाह सीता कुमारी के साथ संपन्न हुआ। इन्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। उन्होंने इलाहाबाद में गोपाल इंटरमीडिएट कॉलेज की भी स्थापना की थी। साल 1957 में उन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सिंह ने अपनी जमीनें दान दे दी। इसके लिए पारिवारिक विवाद भी हुआ जो कि न्यायालय जा पहुंचा। वो इलाहाबाद की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिशासित प्रकोष्ठ के सदस्य भी रहे। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत सरकार में अपनी एक अतुल्य भूमिका निभाई। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। बतौर प्रधानमंत्री भी उन्होंने एक अतुल्य भूमिका निभाई। साल 1957 में उन्होंने भूदान जैसे बड़े आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दिखाई। आज की हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। शुक्रिया।